हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका अपना यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में स्वागत है। सो गाइस, चलिए आज शुरू करेंगे जीके का टॉप 20 सीरीज़। और ये सारे इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जो आपके पिछले किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, यानी ये PYQ ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक BPSC, SSC, CGL, इस प्रकार के सभी कंपटीशन में पूछा गया। और बिहार दरोगा और फिर बिहार पुलिस, कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सारे हमारे जो महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस हैं वो हम टॉप 20 जीके सीरीज में हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने। तो चलिए हम शुरू करेंगे इसको। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगले वीडियो को अपडेट मिलता रहे। और अगर मेरी पहले के सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में और भी मेरे सारे पहले के वीडियो के सीरीज देख लीजिए जीके के, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉप 20 जीके सीरीज में चलता है, इसमें हम आपको लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चंस PY कराएंगे, ताकि आपका जो आने वाला कोई भी कंपटीशन एग्जाम या क्विज हो, क्विज कंपटीशन हो, कहीं भी कोई क्वेश्चंस आपसे छूटे नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। और बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस, बहुत ही सटीक क्वेश्चन जो है आपके सामने है। तो चलिए शुरू किया जाए। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसे देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई? भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, यानी पंचायती राज कब घोषित किया गया, भारत में कब शुरू किया गया था? अब आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए, 1949, 1959, 1969 या फिर 1979। कब प्रारंभ किया गया था? आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। तो चलिए जल्द से जल्द आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं। इसका फर्स्ट आंसर जो है ए 1949, यह बिल्कुल गलत आंसर है। सेकंड जो है इसका बी, तो बी पर बाद में बात करेंगे। सी 1969, इसमें नहीं हुआ था। डी 1979, इसमें भी नहीं हुआ था। पंचायती राज का प्रणाली व्यवस्था जब शुरू की गई थी तो ये पहला ईयर था 1959, यानी 1959 में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी, यानी पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था। कुल मिलाकर आप समझ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रामकृष्ण मिशन। ये क्वेश्चन कई बार, ना जाने कितने बार कंपटीशन में पूछा गया है, अलग अलग कंपटीशन में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो आपसे ऑप्शन है आपके सामने, राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर सहजानंद सरस्वती ने। तो जल्द से जल्द आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। डी सहजानंद सरस्वती बिल्कुल गलत आंसर है। और ए राजा राम मोहन राय, ये दोनों आंसर तो बिल्कुल गलत है। अब आपके सामने है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस जो हैं विवेकानंद के कौन थे? गुरुजी थे। और जब इनका देहांत हो गया रामकृष्ण परमहंस जी का, तो जो इनके स्वामी विवेकानंद, जो इनके चेला थे यानी शिष्य थे, इन्होंने ही रामकृष्ण यानी अपने गुरु के नाम से ही इस मिशन को शुरू किया था। तो आप समझ गए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो आपका सही ऑप्शन इसके अनुसार सी होगा, यानी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? आपको याद होगा कि ये वंदे मातरम जो है कांग्रेस के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वो कौन सा ईयर था? 1886, 1903 या फिर 1901 या फिर 1896, किस में किया गया था? तो देखिए, आपको अच्छा से याद होगा तो ऑप्शन ए को देखिए, 1886 इसमें नहीं हुआ था, क्योंकि ये बस जस्ट सेकेंड ही अधिवेशन था। क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था, 1885 में, और उसके बाद ये दूसरा था, तो इसमें बिल्कुल नहीं हुआ था। और ये 1903 इसमें भी नहीं हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। इसका सही आंसर सी भी नहीं है, क्योंकि 1901 है ये। इसका सही ऑप्शन आपके सामने डी है, 1896, 1896 ईस्वी में वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो आप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? यानी दांडी मार्च की यात्रा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी गांधी जी के द्वारा? तो आपको उस ईयर को बताना है, किस ईयर में। आगे देखिए, 1920 ऑप्शन है, 1917,
1930 या फिर 1931 कब हुआ था? तो आपको याद होगा 1931 ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें गांधी इरविन समझौता आपको याद होगा, तो ये ईयर नहीं है जब दांडी यात्रा शुरू हुई थी। 1917 ये भी आपको याद होना चाहिए, यहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और फिर हम कहते हैं 1920 यानी ऑप्शन ए, तो ये भी नहीं, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और तो हम सही ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, यानी ऑप्शन सी 1930 में ही दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी। तो सही ऑप्शन आपका सी है, सी होने जा रहा है 1930 में, यानी 1930 में ये शुरू किया गया था दांडी मार्च। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? यानी आपको बताना है कि ये निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से किस व्यक्ति ने कहा था कि असंभव शब्द, ये असंभव शब्द जो है ये मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। जैसे हम सब लोग कहते हैं ना कि ये असंभव है, तो उनका मानना है कि असंभव शब्द ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए उन्होंने बोला था कि मूर्ख लोग ही सिर्फ असंभव बात करते हैं। तो ये व्यक्ति किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शन है, हिटलर ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन ने कहा था। आपको यहाँ क्लोज ऑप्शन है तो थोड़ा ध्यान से सावधानी से देना होगा आंसर। अब देखिए ऑप्शन ए हिटलर, ये बात इसने नहीं कहा था, इसने बहुत सारे स्टेटमेंट दिया था लेकिन ये नहीं। अरस्तु को तो आपको पता है कि स्टेटमेंट का जनक माना जाता है, एक से एक हर विषय पर अपना स्टेटमेंट दिए हैं, इतने बड़े दार्शनिक हैं, लेकिन ये भी नहीं है इस ऑप्शन में। अब आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और नेपोलियन। अब ये दो जो शख्सियत है ये भी बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, लेकिन आपको सही आंसर तक पहुंचना है तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम को इग्नोर करना होगा यहाँ पर और चलना होगा नेपोलियन के साथ। नेपोलियन ने पहली बार ये बात कही थी कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। अगर थोड़ा भी आपके अंदर बुद्धि है तो असंभव चीज़ कोई नहीं है इस धरती पर। तो आप याद रखिएगा नेपोलियन का नाम, जिसने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह एक पुस्तक का नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक यानी राइटर कौन है? इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में, अलग अलग पुस्तकों के राइटर्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी एपीजे अब्दुल कलाम। आपको बताना है इसमें से कि सही आंसर कौन होगा। तो चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दो ऑप्शन मैं काट देता हूँ, अब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक लिखा था, या तो महात्मा गांधी या नेहरू। आप जल्द से जल्द बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी ये नहीं लिखे थे। इसका सही आंसर सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी की पुस्तक कौन थी? द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। आपको याद होगा उस पुस्तक का नाम, तो कमेंट में करिएगा। और चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर और भी सभी पिछले वीडियो को देखकर और सारे PYQ को करिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी कंपटीशन के लिए आप अच्छा तैयारी कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, मैं इसे देखता हूँ। कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, यानी बॉर्डर साझा करता है? तो वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे उसकी सीमा कम लगी हुई है, यानी सबसे कम दूरी तय करता है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो देश है, किस देश का जो सीमा है भारत के साथ सबसे कम साझा करता है? आपके सामने ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, भूटान या अफगानिस्तान। आप सही ऑप्शन की तरफ चलिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, नेपाल ये नहीं, ये तो बहुत अच्छा खासा सीमा शेयर करता है। म्यांमार ये भी नहीं, अफगानिस्तान और भूटान, ये दो में से हो सकता है। अफगानिस्तान का भी बहुत कम सीमा है और भूटान का भी बहुत कम सीमा है। तो लेकिन हम यहाँ निकलेंगे भूटान के साथ। अफगानिस्तान तो फिर भी कुछ अच्छा करता है, लेकिन भूटान का सीमा शेयरिंग बहुत कम है, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? तो भूटान होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। सही ऑप्शन सी, यानी सी जो है भूटान सबसे कम साझा शेयर करता है, अपना क्या सीमा शेयर साझा करता है भारत के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भरतपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? यानी भरतपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? आप जल्द से जल्द आंसर दीजिए। तो आपको याद होगा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो आप बताएंगे। मैं ऑप्शन देता हूँ, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में या फिर लद्दाख में। किस में?
आप सही आंसर दीजिए। चलिए मैं देखता हूँ। मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत ऑप्शन, कर्नाटक बिल्कुल, ये भी गलत आंसर। अब राजस्थान और लद्दाख, यही दोनों में से कोई होगा। तो लद्दाख तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। सही आंसर राजस्थान। राजस्थान में ही भरतपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य अवस्थित है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आज का आया है। ये मैं बोल दिया हूँ पहले ही, और ये सारा सीरीज सिर्फ PYQ का चल रहा है। किसी ना किसी पिछले कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कभी BPSC, कभी SSC, CGL, सब में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा बंदरगाह, ध्यान से देखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? ज्वारीय बंदरगाह यानी टाइड जो है शिप पोर्ट कहलाता है। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी बंदरगाह, या फिर कांडला बंदरगाह, या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और छत्रपति शिवाजी बंदरगाह ये दोनों मुंबई में हैं, और ये दोनों जो है मुंबई में है, और इसलिए यहाँ कोई ज्वारीय बंदरगाह के श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नदी नहीं गिरती है। आपको पता है ज्वार कहाँ बनेगा। आगे चलिए, विशाखापट्टनम ये भी चेन्नई में है, तो ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन कंडला है, गुजरात। कंडला गुजरात बंदरगाह जो है ये, इसको हम क्या कहा जाता है? तो ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आपको बताना होगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। मुंबई में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है, या फिर पटना में है? आपका सही आंसर जल्द से जल्द कमेंट करिए। चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए बी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए गलत है, बी कोलकाता। बाद में देखते हैं, लखनऊ ये नहीं होगा। अब कोलकाता या पटना में से कोई होगा। तो कोलकाता भी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन पटना है। पटना का चिड़ियाघर गए हैं ना, उस पर साफ साफ बोर्ड पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो आप नहीं गए हैं तो कभी जाइए, अपने बिहार का भी दर्शन करिए और देखिए कि कितना अच्छा और बुरा है, जो भी है कमेंट करिए। अगर आप गए हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 11 नंबर क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी को छूने का सपना विश्व के हर व्यक्ति का होता है, और यह सपना भारत में प्रथम महिला कौन थी वो जिसने अपना सपना पूरा किया और पूरे देश का नाम रोशन किया? तो उस महिला का नाम बताना है, उस महान महिला का नाम बताना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन है बछेंद्री पाल, बी वहीदा रहमान, सी कल्पना चावला, और डी पीटी उषा। तो देखिए डी पीटी उषा ये दौड़ने वाली हैं, ये नहीं होंगी। वाहिदा रहमान ये भी नहीं है, क्योंकि ये सेना से ताल्लुकात है इनका। कल्पना चावला ये तो नासा आपको याद होगा, है ना, अंतरिक्षयान। यहाँ सही ऑप्शन बी होने जा रहा है। बछेंद्री पाल ही वह महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने का ख्याति भारत की तरफ से हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 12, लाल रक्त यानी RBC, लाल रक्त कणिका यानी RBC का जीवन चक्र यानी लाइफ टाइम कितने दिनों का होता है? आपके सामने ऑप्शन 112, 120, 130 या फिर 122। तो सही ऑप्शन दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, 122 गलत ऑप्शन, सी 130 ये भी गलत है, और ए 112 ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन 120 दिन, 120 दिन का लाइफ टाइम होता है RBC का। 120 दिन बाद मर जाता है RBC और फिर नए RBC की उत्पत्ति होती है। इसलिए आपको ब्लड डोनेशन करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, नहीं करेंगे फिर भी वो बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ब्लड दान करने में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड अपने आप बनते रहते हैं शरीर में और मरते रहते हैं। तो याद रखिए। और चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 13 नंबर। रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। किस बीमारी की खोज की थी? रोनाल्ड रॉस ने किस बीमारी की खोज की थी? ये कई बार CTET में, बिहार पुलिस में, SI में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम ऑप्शन आपको देते हैं। मलेरिया बीमारी की खोज की थी, काला जर का, काली खांसी का, या फिर टाइफाइड बुखार का? किसका इन्होंने किस बीमारी का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था? तो मैं शुरू करता हूँ। टाइफाइड बुखार को छोड़ दीजिए अभी। काला जार यानी बी ऑप्शन गलत है। काली खांसी बी ऑप्शन गलत है। काला काला को हटा दीजिए। अब आते हैं मलेरिया और टाइफाइड। तो मलेरिया और टाइफाइड में से किसी एक को चुनना है आपको। तो मैं चुनूंगा
डी को तो बिल्कुल नहीं चुनने जा रहा हूँ, मलेरिया को चुनूंगा। रोनाल्ड रस ने मलेरिया का खोज किया था, आपको याद होगा अगर आप ईवीएस पढ़े होंगे तो। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा के लिए क्या लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते कोई काम करते करते और सारे मांसपेशियाँ टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो सभी कोशिकाओं को जो सेल्स थक जाते हैं उसको तत्काल ऊर्जा चाहिए होता है। उस समय पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि आपको कौन सा ड्रिंक या कौन सा चीज़ लेना चाहिए जिससे तत्काल ऊर्जा मिल सके तुरंत। तो तुरंत ऊर्जा के लिए, तत्काल ऊर्जा के लिए आपका ऑप्शन है फ्रुक्टोज पीना चाहिए या लेना चाहिए, सुक्रोज लेना चाहिए या ग्लूकोज लेना चाहिए या फिर नींबू लेना चाहिए, नींबू पानी। तो ये तो आसान है, सब लोग बता देंगे, मुझे पता है। डी ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। इसका सही ऑप्शन सी है, यानी ग्लूकोज लेना चाहिए। आप ग्लूकोन डी पीते होंगे गर्मी के दिनों में तो आपको याद होगा। ये कभी भी पिया जा सकता है, सिर्फ गर्मी के दिन में नहीं, कभी भी आपको ऊर्जा की इंस्टेंट ज़रूरत हो तो ग्लूकोज डी पी सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और साथ साथ बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और पिछले वीडियो का प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सभी पिछले वीडियो को, जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस PYQ हैं, तो आप उसे देखकर अपना तैयारी और दुरुस्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, आपको याद होगा अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देते हैं, यानी पौधों को नष्ट कर देती है, क्योंकि इसमें होता है। इसमें क्या ऐसा होता है अम्लीय वर्षा में, एसिड रेन में, जो पादप को यानी प्लांट्स को खत्म कर देता है, वनस्पतियों को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड, अम्ल मतलब एसिड होता है आपको बता दूं, सी सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल, या फिर नॉन, कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन देना है। तो इसमें जरूर एक तो ऑप्शन है, इसलिए ये नॉन ऑफ द नॉन नहीं रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ये तो उसको डंठल को भी जला के ख़त्म कर देगा। और अब आपके सामने सिट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल बच जाता, तो सिट्रिक एसिड के साथ भी नहीं जाएंगे। इसका सही ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड होगा, H2SO4 जो होता है, यही जो रेन में वर्षा में मिल जाता है, अम्लीय वर्षा में, और पादपों को नुकसान पहुंचाता है कुल मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश कौन है। यानी विश्व में पहला वह देश कौन है जो महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन देता है, यानी बराबर वेतन देता है, जबकि ऐसा बाकी देशों में नहीं देखा जाता है। कहीं पुरुषों की सैलरी ज़्यादा होती है, कहीं महिलाओं की सैलरी ज़्यादा होती है। लेकिन यह कौन सा ऐसा देश है विश्व का जो पहला देश बना जो महिलाओं और पुरुषों दोनों को वेतन समान देता है। आपके सामने ऑप्शन है, फिनलैंड, बी आयरलैंड, सी आइसलैंड, या फिर डी नॉर्वे। ये देखिए यही सब देश हैं जो दे सकते हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड देश माने जाते हैं हर पैमाने पर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, डी नॉर्वे, ये नहीं है, आयरलैंड ये भी नहीं है, अब फिनलैंड और आइसलैंड में ही कोई है। तो चलिए मैं जाता हूँ फिनलैंड के साथ नहीं, सी आइसलैंड के साथ, यानी इसका सही ऑप्शन आइसलैंड होने जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, केल्विन इकाई का संबंध किससे है। केल्विन इकाई का संबंध किससे है। द रिलेशन ऑफ केल्विन यूनिट विथ विच ऑफ द गिवन, दिए हुए में जो ऑप्शन है इसमें से किसका, उसका संबंध किससे है केल्विन का। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये पूछ रहा है कि केल्विन किसका मात्रक है। तो ऊर्जा का, त्वरण से, या तापमान से, या गति से, किससे संबंध रखता है ये केल्विन इकाई। तो आपको याद होगा कि केल्विन जो है कौन सा बेसिक, जिसको बेसिक मात्रक माना जाता है ना, फंडामेंटल मात्रक, तो वो किसका माना जाता है आपको याद होगा। तो ऊर्जा तो बिल्कुल नहीं, त्वरण भी नहीं, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, गति मोशन ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन तापमान से है। तापमान आप याद रखें, आप कहेंगे कि थर्मोमीटर, बिल्कुल थर्मोमीटर तो होता ही है, लेकिन उसका जो प्राथमिक जो माना गया है, SI के द्वारा माना गया है, मानक जो उसका पहला है वो क्या है, केल्विन का जो मात्रक है वो तापमान से, यानी तापमान का मात्रक होता है केल्विन। इसका क्या होता है, सिंबल K से डिनोट किया जाता है केल्विन को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च को, 7 अप्रैल को, 7 जुलाई को, या 7 अगस्त को। देखिए सब 7 दिया है, यानी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और एक दिवस पूछ ही लिया जाता है किसी न किसी कंपटीशन में, तो आपको दिवस सब याद होने चाहिए। और ये कुछ खास इंपॉर्टेंट जो पूछे हुए दिवस हैं वो आपको क्वेश्चन में हमने पूछा है आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका ऑप्शन डी 7 अगस्त नहीं, 7 जुलाई ये भी नहीं,
7 मार्च, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन 7 अप्रैल है, यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम और अगला और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीलिया बीमारी का कारण क्या होता है। एक पीलिया बीमारी होती है, तो पूछ रहा है कि उसका कारण क्या होता है। जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, विषाणु होते हैं या कीटाणु होते हैं। कौन से ऐसे इसमें से कारक हैं जो पीलिया बीमारी के कारक माने जाते हैं। आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ। डी कीटाणु गलत ऑप्शन है, बी कवक ये भी गलत ऑप्शन है, और जीवाणु ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन विषाणु है, यानी पीलिया बीमारी जो है विषाणु के थ्रू होता है, यानी सही ऑप्शन सी जाता है। एंड अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, यानी टॉप 20 का 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चन है, तो आपको बताना होगा। और ये फिजिक्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। एक हल्की और एक भारी वस्तु का संवेग समान हो। कह रहा है कि एक हल्की वस्तु हो और एक भारी वस्तु, और दोनों का संवेग जो है समान हो, माने इक्वल हो, बराबर हो, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। यानी गतिज ऊर्जा जो है, मोशन एनर्जी किसकी अधिक होगी। तो ऑप्शन ए है भारी वस्तु का, ऑप्शन बी है हल्की वस्तु का, ऑप्शन सी है दोनों का, ऑप्शन डी है किसी का नहीं। तो आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी जब दोनों का संवेग समान हो, हल्की वस्तु का भी और भारी वस्तु का भी। तो चलिए, किसी का नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल बेढंगा है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं है, जरूर एक न एक का है। तो ये दोनों यानी सी और डी गलत ऑप्शन है। अब आपको ए और बी में से ही चुननी है, भारी वस्तु या हल्की वस्तु। तो भारी वस्तु का नहीं होगा, आपको याद होगा इस हल्की वस्तु का होगा। तो गाइज आप याद रख लें, यानी सही ऑप्शन बी है इसका। और अब हम चलते हैं, और आज का ये लास्ट सेशन था, और आज कंप्लीट हुआ कि टॉप 20 सीरीज का 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तब तक हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम आपसे लेंगे विदा। अब चलिए आपसे मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।